अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिवर्स बट्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरा चूज किया हुआ टॉपिक बर्नौलीज इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे फर्दर जितने भी टॉपिक आ रहे हैं इसके आगे इस चैप्टर में, वो सारे के सारे इसकी एप्लीकेशंस ही हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी एप्लीकेबल होती है, कहाँ कहाँ हम इसके यूजेस और इसके कहाँ कहाँ एडवांटेज हमें मिलते हैं। तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा जो 6 चैप्टर है उसमें से हाफ पोर्शन बर्नौलीज इक्वेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि आगे आधा चैप्टर इसी की एप्लीकेशन हमने स्टडी करनी है। तो बर्नौलीज इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 जिसको फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से है। फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा दफा बता चुका हूँ। फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है? फ्लूइड डायनामिक्स आपको पता है कि अगर गैस या लिक्विड जो चीज फ्लो जा सकती हो, मूव कर सकती हो, वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हो और मुसलसल जा रही हो, उसको फ्लूइड डायनामिक्स कहते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के अंदर हमने बर्नौलीज इक्वेशन स्टडी करनी है। एक ऐसी इक्वेशन जो कि हमें किसी पाइप में से या किसी जगह में से जो आपका फ्लूइड पास आउट हो रहा होता है, गुजर रहा होता है, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो गैस है, उसके फ्लो को स्टडी करने में हमारी हेल्प देती है। हमने ना इससे पीछे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, वो भी फ्लो को स्टडी कर रही थी। और जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है। ये आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, हाइट, कि इतनी हाइट पर ये वेलोसिटी होगी, इतना प्रेशर एक्सर्ट होगा, इतनी फोर्स लगेगी। एक ही इक्वेशन के अंदर तमाम तर चीजें आ जाती हैं। यानी इस एक इक्वेशन से आप किसी भी फ्लूइड की किसी भी हाइट पर कोई किसी भी तरह की वेलोसिटी, उसकी फोर्स, उस पर लगने वाली फोर्स, उस पे लगने वाला प्रेशर, उस पानी का प्रेशर, इवन अगर आपने एक ट्यूबवेल के आगे होदी बनानी है और आपने देखना हो कि उसकी होदी की दीवारें वो जो आगे छोटा छोटा सा बनाया था ट्यूबवेल के आगे, उसकी दीवारें कितनी देर तक कितना प्रेशर एक्सर्ट फील कर सकती है, उसके लिए भी हम बर्नौलीज इक्वेशन की हेल्प लेते हैं। इवन आपने पानी को किसी पंप के जरिए ऊपर छत तक पहुंचाना हो, ऊपर वाली टैंकी तक पहुंचाना हो, ये सारे कॉन्सेप्ट हम जो है यहाँ से ड्राइव करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन की जो फॉर्म मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी मदद से। तो इस इक्वेशन के लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता चलूं। लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ाया था। आइडियल फ्लूइड क्या होता है उसमें मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे। मैं दोबारा रिवाइज कर लूंगा, यहाँ उसने यूज होने। पहला पॉइंट, वो फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब क्या है कि उस फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, और ऐसा बेसिकली पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, उसकी डेंसिटी सेम होनी चाहिए। और थर्ड, स्टडी फ्लो होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पर आपको, मैं वहां पर एक पॉइंट बताना भूल गया था या मिस हो गया था मेरे से। वो पॉइंट बेसिकली क्या था? वो पॉइंट था कि एयर और वाटर अगर स्लो स्पीड में जा रहे हो तो ये दोनों अप्रोक्सीमेट एग्जांपल ऑफ आइडियल फ्लूइड है। कि ये अप्रोक्सीमेट एग्जांपल्स, हम इनका से नहीं, ये भी प्रॉपर एग्जांपल्स नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट एग्जांपल्स है। और बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम यहां पर आइडियल फ्लूइड को ही लेट करेंगे। उसकी रीजन क्या है? हम जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं, आप बड़ी चीज समझते हैं कि हम उसको ना एक आइडियल केस तक लेके चलते हैं कि मैक्सिमम ये केस होगा। स्लाइटली प्रैक्टिकली उसमें वेरिएशन आती जरूर है, लेकिन हम आइडियल केस लेने के लिए हमने यहाँ पर आइडियल फ्लूइड लेट करना है। तो आइडियल फ्लूइड अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो वो एयर और आपका वाटर है, जो कि अप्रोक्सीमेट इसकी एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो, वैसे इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं? A mathematical form which relates pressure to fluid speed and height called Bernoulli's equation। एक ऐसी इक्वेशन, अगर आपने प्रेशर की बात कर दी तो उसके अंदर फोर्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया खुद ब खुद आ जाता है। प्रेशर को रिलेट करें वेलोसिटी के साथ और हाइट के साथ। अगर वेलोसिटी की बात होगी तो काइनेटिक एनर्जी की खुद ही बात होगी, मोमेंटम की खुद ही बात होगी। अगर हाइट की बात हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी की खुद ही बात हो गई। अगर प्रेशर की बात हो गई तो प्रेशर के अंदर फोर्स होते हैं, फोर्स की बात होगी तो वर्क की भी बात होगी। इसका मतलब बर्नौलीज इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है, ये फंडामेंटल इक्वेशन है, जो कि आपको किसी भी फ्लूइड की कोई भी चीज अगर आपने स्टडी करनी हो तो आप इस इक्वेशन की मदद से वहां पर स्टडी कर सकते हैं। तो टॉपिक को बकायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ये फंडामेंटल इक्वेशन है। ये आइडियल फ्लूइड पर कंप्लीटली वैलिड होता है, ये वाला फार्मूला कंप्लीटली वैलिड होता है।
और आपके नॉन आइडियल फ्लूइड यानी रियल फ्लूइड आपके दुनिया में मौजूद है, उन पर भी कुछ उन पर भी वैलिड होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ वो आपका लिक्विड या आपकी गैस बिल्कुल प्योर हो या फिर एयर और वाटर हो और प्योर हो, और ये तकरीबन आइडियल होते हैं। यानी कम से कम इनकंप्रेसिबल वाली कंडीशन हो कि वहां पर डेंसिटी तो चलो उस फ्लूइड की सेम हो ना, और वो स्टडी फ्लो कर रहा हो। बेशक आप लेयर्स की फ्रिक्शन नहीं काम कर सकते तो उनके ऊपर भी ये वैलिड होता है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन की बात करें कि ये 100% किस पर वैलिड है, तो ये 100% सिर्फ आइडियल फ्लूइड्स पर वैलिड है। तो ये डिपेंड करती है, ये इसका जो प्रिंसिपल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। मोस्टली यहां पर मैकेनिकल एनर्जी आप लिखे तो बेहतर, लेकिन अगर आप सिर्फ एनर्जी भी लिखते हैं आपका गलत कंसीडर नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रखी जा रही है। तो आते हैं इसकी डायग्राम पर। डायग्राम को अंडरस्टैंड अगर कर लिया तो आगे मैथमेटिकल डेरिवेशन ही है, वो हम इंशाल्लाह स्टडी कर लेंगे, लेकिन पहले डायग्राम समझते हैं। देखिए इसकी डायग्राम के अंदर हमने यहां पर एक पाइप लिया जिसका साइज यहां से बड़ा था और यहां से वो पाइप बारीक हो गया था। ये नीचे ग्राउंड लेवल है, ये पाइप ग्राउंड लेवल से यहां से ज्यादा ऊंचे है और यहां से ये पाइप थोड़ा ऊंचे है, कम ऊंचे है। पानी की डायरेक्शन हमने इधर से ऐसे को रखी है, ये देखें ना, वेलोसिटी इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, v2 वेलोसिटी, v1 वेलोसिटी। अब जब पानी इधर से ऐसे जा रहा होगा, पाइप ओपन है दोनों एंड से पाइप ओपन है, इधर से पानी एंटर हो रहा है, इधर से पानी बाहर जा रहा है, तो यहां से हवा इस पर फोर्स लगा रही होगी इनवर्ट डायरेक्शन में। लेकिन जब ये पानी पाइप से बाहर निकलेगा तो सामने में से तो हवा बढ़ रही होगी ना, तो यहां पर पानी जो एयर की फोर्स होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये एक्शन है और ये उस एक्शन का रिएक्शन है, आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर आप कहना चाहें। यानी इधर से फोर्स इस तरफ लग रही है और इधर से फोर्स इस तरफ लग रही है। इसको मैंने F कहा है और इसको मैंने F डैश कह दिया है, इसको भी आप F कह लें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम से कोई इतना मसला नहीं होता। आप F कह लें, F डैश कह लें, कोई इतना मसला नहीं इसमें। अच्छा, इसको F1 कह लें, बेशक आप इस तरह इसको थोड़ा चेंज भी करना चाहिए, इसको आप F1 कह लें, इसको आप F2 कह लें, क्योंकि मैथमेटिकल डेरिवेशन में आपने F1 और F2 इस्तेमाल करने हैं, तो नेमिंग से कोई मसला नहीं। इस जगह पर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 प्रेशर है, और पानी जब यहां तक चला गया तो उस पर प्रेशर लगना शुरू हो गया P2। इस जगह पर पानी का मास डेल्टा M2 और इस जगह पर पानी का मास डेल्टा M1। लेकिन आपको पता है कि ये एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी सेम रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M2। ये आप जानते हैं कि अगर इनकंप्रेसिबल और डेंसिटी सेम हो, मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है। तो यहां पर पानी ने जो फासला तय किया वो डेल्टा x1 है, यहां पे जो पानी ने फासला तय किया वो डेल्टा x2 है। यहां पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मैंने पहले बताया क्रॉस सेक्शनल एरिया या ये वाला, यहां पर ये A2 है और ये वाला क्या है A1। इस डायग्राम की मदद से हम यहां पर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन फाइंड करेंगे जो कि हमारी बर्नौलीज इक्वेशन को जस्टिफाई करेगी, और वो मैथमेटिकल डेरिवेशन ये होगा, इसका फाइनल आंसर ये आएगा। अच्छा, ये हां तो बातें होगी सारी कॉन्सेप्ट। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है, रट्टा में लगा नहीं सकते पूरी कैलकुलेशन को। मैंने वैसे बोर्ड में पर छोटा है तो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा आज, क्योंकि ये मैथमेटिकल डेरिवेशन पूरे बोर्ड में पूरी है, तो मुझे मैं दोबारा मिटा के लिखने नहीं चाह रहा, मैं छोटा करके लिखूंगा। अच्छा, तो हम इतनी बड़ी डेरिवेशन को रट्टा तो नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें बिल्कुल जिस तरह मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको समझाई थी, मैंने उसमें आपको ट्रिक्स बताए थे कैसे ऐसे करके आपने याद रखना है। चलते हैं, इसमें भी हम कुछ ऐसे ट्रिक्स पैदा करते हैं जिससे हमें वो इक्वेशन बड़ी अच्छी तरह याद रह जाए। देखते हैं, ये जी सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन डेफिनेशन ये कह रही है कि प्रेशर को, ऐसी इक्वेशन जो प्रेशर का ताल्लुक जाहिर करे वेलोसिटी और हाइट उस फ्लूइड की, वेलोसिटी और हाइट के साथ प्रेशर का ताल्लुक बताना है। और ये इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या एनर्जी। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने क्यों यहां पर मैकेनिकल एनर्जी लिखा? मैकेनिकल एनर्जी होती ही तब है जब वर्क हो रहा हो। इट्स मीन कि यहां पर टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, मतलब हमें यहां पर इसी जो अगर आप इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपके ज़हन में रखना है कि यहां पर हमने ना किसी तरह से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। सेकंड पॉइंट, अगर वो मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं वो कंजर्व है, इसका मतलब है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी हर हाल में लगेगा इसके अंदर, और वर्क भी कंजर्व रहेगा। जितना वर्क यहां पे हो रहा है उतना ही वर्क यहां पे हो रहा होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया हूं। टोटल यहां से लेकर यहां तक जितना वर्क हो रहा होगा उतनी ही एनर्जी भी कंज्यूम होगी यहां से यहां तक आने में। मतलब मेरे कहने क्या है कि यहां से यहां तक आने में जितना वर्क लगा
उतनी ही एनर्जी भी कंज्यूम होगी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो हमें इस डेफिनेशन को याद करने से और इस लॉ को या इस प्रिंसिपल को ज़हन में रखने से इतना पता चला कि हमने यहां पर सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। जब टोटल वर्क निकल आएगा उसके बाद हम टोटल एनर्जी निकालेंगे और एंड पर हम क्या करेंगे कि हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज करेंगे। क्यों हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जितना इस पानी को यहां से जहां पे जाने में वर्क करना पड़ा उतनी ही इसकी एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है पोटेंशियल से काइनेटिक की तरफ। तो चलते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ। अपने कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम इसकी डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर वर्क फाइंड करते हैं। वर्क फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है W1 वर्क में अगर फाइंड करना चाहूं तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला होगा F1 वेक्टर डॉट विद डेल्टा x1। आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर आपका। इसको मैं अगर मजीद अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा F1 डेल्टा x1 और cos थीटा। अब एंगल क्या है देखिए जी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर को ही तय हो रहा है और फोर्स भी इधर की लग रही है। तो यहां पर एंगल आपका क्या होगा, एंगल हमारा यहां पर होगा 0 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास यहां पर वर्क आ गया W1 आ गया F1 डेल्टा x1। बिल्कुल इसी तरह अगर हम इस वाले पॉइंट पर वर्क डन फाइंड करना चाहें तो हमारे पास वर्क डन क्या आएगा, W2 इज इक्वल टू F2 का डॉट प्रोडक्ट विद डेल्टा x2। अब यहां पर फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हमारा आउटवर्ड है। तो यहां पर हमारा जो एंगल बनेगा इन दोनों के दरमियान वो होगा 180 डिग्री। तो F2 x2 इंटू cos 180 डिग्री और cos 180 डिग्री -1 होता है। तो हमारे पास यहां पर सेकंड वर्क डन आ गया माइनस F2 डेल्टा x2। देखिए जी हमारे पास एक आ गया वर्क डन जो कि इस पॉइंट पर हो रहा है पानी के ऊपर। सेकंड वर्क डन हमने ये वाला फाइंड कर लिया। ये माइनस का साइन क्यों है, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। हमें क्या चाहिए, हमें तो चेंज इन वर्क डन चाहिए कि यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क हुआ। और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं अगर आपको चेंज इन वर्क डन चाहिए तो आप यहां पर क्या करेंगे, इस वर्क डन को एड अप करेंगे, सम अप करेंगे इस टोटल वर्क डन को। आपको सॉरी चेंज इन वर्क डन नहीं चाहिए, आपको टोटल वर्क डन चाहिए। तो टोटल वर्क डन के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको एड अप करेंगे। तो हम इसको ऐड करके देखते हैं, बल्कि ऐड करने से पहले हम इसको और ज्यादा सिंपल कर सकते हैं। हम इसको वेलोसिटी की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको प्रेशर की फॉर्म में, क्योंकि इक्वेशन के अंदर हमें प्रेशर चाहिए, हमें फोर्स नहीं चाहिए। तो हम इसको प्रेशर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। आपको पता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो हमेशा इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, P इज इक्वल टू F बाय A। उसी को यूज करके मैं यहां पर F की जगह पर P1 A1 डेल्टा x1 पुट कर सकता हूं और इक्वेशन के इस तरफ मैं W2 इज इक्वल टू माइनस P1 A1 सॉरी P2 A2 डेल्टा x2 ये पुट कर सकता हूं। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। मुझे टोटल वर्क अगर चाहिए तो मैं टोटल वर्क किस तरह निकाल सकता हूं, मैं इन दोनों को सम अप कर दूंगा। टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं वर्क 1 प्लस वर्क 2 करूंगा और जब मैं इस तरह वर्क 1 और वर्क 2 को सम अप करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से कंडीशन आएगी P1 A1 डेल्टा x1 माइनस P2 A2 डेल्टा x2। तो मेरे पास कुछ इस तरह से यहां पर इक्वेशन आ रही है। इसके बाद देखिए आप, तो हम इसको सिंपलीफाई किस तरह कर सकते हैं, हम इसको सिंपलीफाई कुछ इस तरह से कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो इस डेल्टा x1 और इस डेल्टा x2 की जगह पर हम यहां पर पुट कर सकते हैं w इज इक्वल टू p1 a1 v1 डेल्टा t। ये मैंने v1 क्यों पुट किया, आपको याद है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो थी a1 v1। तो बेसिकली मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बना के ना इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना चाह रहा हूं। अदरवाइज हमने टोटल वर्क डन निकाल लिया हुआ है और साथ ही साथ मेरे पास आएगा माइनस P2 A2 V2 और डेल्टा t। डेल्टा टाइम साथ आ रहा है, टाइम कहां से आया, आपको पता है वेलोसिटी, हमेशा आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू डेल्टा x बाय t, डेल्टा t। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेसिक फार्मूला चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था।
तो ये जी हमारे पास टोटल वर्क डन आ गया। अब हम फर्दर आगे देखते हैं इसको हम और क्या इसमें सिंप्लीफिकेशंस ला सकते हैं। हमने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या थी बच्चों? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास थी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 इज इक्वल टू, ये वाला v कौन सा बना? ये तो दोनों v वेलोसिटी है, ये v वॉल्यूम है, फ्लो रेट वॉल्यूम बाय डेल्टा t। इसका मतलब अगर मैं इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की को जेन में रखूं और इस टाइम को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप और कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन के अंदर ये हमारे पास जो बन रहा है ये डेल्टा टी के साथ ये हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, ये वाली v2 यहां पे लिखा हुआ है थोड़ा सा और ये a2। तो हम इसकी जगह पर और इसकी जगह पर सिर्फ ये v पुट कर सकते हैं वॉल्यूम वाला, क्योंकि टाइम दोनों के साथ आके मल्टीप्लाई कर देगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल वर्क यहां पर आ गया P वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाला V माइनस P2 और वॉल्यूम। और इसको आगे फर्दर हम सिंपलीफाई अगर करना चाहें तो हम इस जो आपका वॉल्यूम हमने निकाला है उस वॉल्यूम की जगह पर हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम हमेशा होता है मैस ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा होता है मैस ओवर डेंसिटी, तो इस वॉल्यूम की जगह पर मैस ओवर डेंसिटी पुट करके उसको कॉमन लेके हम लिख सकते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो बेसिकली आ गया मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू P1 माइनस P2। तो ले ली हमने ये वर्क डन फाइंड कर लिया सबसे पहले कि हमारे पास टोटल वर्क डन किसकी फॉर्म में आ रहा है, उसको हमने सिंपलीफाई किया, जरा कैलकुलेशन आसान की और उसी वर्क डन को हमने कन्वर्ट किया इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। क्यों इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर को कन्वर्ट किया? क्योंकि हमें चाहिए प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट की फॉर्म में। तो वर्क की मदद से, क्योंकि वर्क के अंदर फोर्स होती है, वर्क की मदद से हमने निकाल लिया प्रेशर। तीन चीजें निकालनी है, हमने याद रखना है, प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट। वर्क की मदद से प्रेशर निकाल लिया, अब आप क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी होती है ना, निकल आएगी। पोटेंशियल एनर्जी में हाइट होती है, निकल आएगी। इसका मतलब अब हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मदद लेनी पड़ेगी और हम इसको आगे मजीद सॉल्व करेंगे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मदद से। तो देखते हैं जी, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे ऊपर आ गया, हमारे पास ये हमने ड्राइव कर ली है बेसिकली एक इक्वेशन। हम आगे मजीद देखते हैं। तो यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 mv। मैं यहां पर m1 v1 क्यों नहीं लिख रहा भला? क्योंकि हमने पहले ये बात कर ली थी कि आपका जो मास है m1 है वो इक्वल है m2 के, दोनों की जगह पर m आ सकता है क्योंकि ये एक इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, इसकी डेंसिटी हमेशा सेम रहती है। तो v1 का स्क्वायर चेंज निकालना ना आपने, तो v2 में से माइनस करना पड़ेगा, v2 माइनस v1 1/2 v1 का स्क्वायर। अच्छा जी, हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब हम इसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 सॉरी मैं पोटेंशियल निकलेगा था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगा mgh2 माइनस mgh1। आपको पता है फाइनल में से इनिशियल को हमेशा माइनस करते हैं, इस वजह से हमने जब काइनेटिक एनर्जी निकाली तो वहां पर भी हमने 2 में से 1 को माइनस किया और जब हमने हाइट निकाली पोटेंशियल तब भी हमने 2 में से 1 को माइनस किया। तो अब आपको पता है हम क्या करेंगे, हमें तो फाइनल एनर्जी चाहिए। तो फाइनल एनर्जी कैसे मिलेगी? हमारे पास चेंज इन टोटल एनर्जी कैसे आएगी? हम इन दोनों एनर्जीज को सम अप कर देंगे। तो 1/2 mv2 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। हमने इन दोनों इक्वेशंस को सम अप कर दिया, ऐड अप कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है इस तरह से मैं जरा कैलकुलेशन थोड़ी कम कर रहा हूं, आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ रही है, हम इसको डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन को लिख सकते हैं बड़ी डिटेल के साथ। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया था, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है, ठीक है ना? जो टोटल एनर्जी चेंज हो रही है
यहां से यहां तक पानी के आने में। अब हम इन दोनों को इक्वल रख के और इनको यहां से हम फाइनल इक्वेशन फाइंड करेंगे। और जब आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म आएगी, m बाय रो, ये रो डेंसिटी है, इनटू P1 माइनस P2, और इक्वेशन के दूसरी तरफ ये सारा कुछ आ जाएगा इक्वल 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। तो यहां तक हमने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इस्तेमाल किया। अगर जगह ज्यादा होती मैं यहां पर प्रॉपर लिखता बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, यहां पर मैं लिखता अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बाय द कांसेप्ट ऑफ फ्लो रेट। वो सारा पॉइंट्स लिख के फिर हमने इसको प्रॉपर जो है मैंने लॉ क्वेश्चन पेपर में लिखना है। तो देखिए जी, ये इधर से सब में से ना m m m m कॉमन आ गया ना, तो अगले स्टेप में m खुद ब खुद कैंसिल हो जाना है और इस रो ने उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं डायरेक्ट ही करने लगा हूं। तो हमारे पास यहां पे कुछ इस तरह से आगे आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये m सारे कैंसिल हो गए, कॉमन लेके m ने कैंसिल हो जाना, ये जरा समझ लें। इधर m पड़ा हुआ है ना, m m m m सब में से m कॉमन आया, कैंसिल हो गया, और ये रो डेंसिटी उधर जाके सबके साथ मल्टीप्लाई हो गई। तो 1/2 रो v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो डेंसिटी v1 का स्क्वायर, आगे प्लस m कैंसिल हो गया था तो रो gh2 माइनस रो gh1। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन फर्दर आगे सॉल्व हो गई। अब देखिए हमारे पास हमने फाइनल आंसर निकालना है। तो फाइनल आंसर में थोड़ा डायरेक्ट आपको समझा दो लिखने में, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, तवज्जो करें जरा बच्चों। देखें P1 पॉजिटिव है, इसके बाद V1 इस तरफ पड़ा है और नेगेटिव है, H1 उस तरफ पड़ा है और नेगेटिव है। आप इस इक्वेशन की ना 2-3 फॉर्म्स बना सकते हैं, मैं बारी बारी बना के आपको दिखाता हूं। सबसे पहली फॉर्म आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की यहां पे जो बना सकते हैं वो आप क्या बनाएंगे कि P1 1 वाले एक तरफ कर दो, 2 वाले एक तरफ कर दो, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1। ये हमने इन दोनों को 1 वालों को एक तरफ लेके आ गए। इसके बाद हमारे पास इस तरफ क्या आएगा, इक्वल के इस तरफ हमारे पास आएगा ये P2 इधर माइनस और उधर जाके आ जाएगा प्लस, तो P2 प्लस ये वाला पहली पॉजिटिव था 1/2 रो V2 का स्क्वायर और प्लस रो GH2 का स्क्वायर, H2 का स्क्वायर नहीं है बच्चों, H2 है बस। तो देखिए नहीं हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आई है, बिल्कुल ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी ना A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, बिल्कुल वही हिसाब हो गया। 1 वाले सारे एक तरफ, सेम बिल्कुल वही, प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट। मैं ये अंदर डेंसिटी और ग्रेविटी का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही कांस्टेंट है। बिल्कुल उस तरफ भी प्रेशर, वेलोसिटी, हाइट तीनों आ गए। यानी पाइप के शुरू में जो प्रेशर सम विद वेलोसिटी सम विद हाइट, इस तरफ भी वही निकाल लो तो वो इक्वल आ रहा है। यानी प्रेशर का जो रिलेशन है वेलोसिटी और हाइट के साथ, जितना इस तरफ आ रहा है उतना ही उस तरफ आ रहा है। तो फिर हम इसके आगे, क्योंकि जगह नहीं मेरे पास रह गई, इसके आगे आप लिखेंगे कि इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप इसके आगे लिख देंगे इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट लिखने के बाद आप ये वाली फाइनल इक्वेशन बना देंगे। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि P, क्योंकि आपको पता है जब 1 वाले 2 वाले सब सारे बराबर हो तो P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फाइनल बर्नौलीज इक्वेशन आ गई। तो मैं जरा दोबारा डेरिवेशन मैंने कैसे की मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें जरा, सबसे पहले ना हमने ये देखा कि ये मैकेनिकल एनर्जी पर डिपेंड करती है। अगर मैकेनिकल एनर्जी है तो यहां वर्क लाजमी होगा। पहले हमने इस पॉइंट का वर्क निकाला, फिर हमने इस पॉइंट का वर्क निकाला, फिर हमने टोटल वर्क निकाल लिया और उस टोटल वर्क को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की मदद से सिंपलीफाई कर लिया एक आसान फॉर्म के अंदर। V इज इक्वल टू मास रो डेंसिटी
P1 माइनस P2। इसके बाद हमने क्या देखा कि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, इसका मतलब कि टोटल एनर्जी रिमेन सेम, जितनी एनर्जी यहां पे उतनी एनर्जी यहां पे है। यहां पे पहले काइनेटिक एनर्जी कम थी, पोटेंशियल ज्यादा थी क्योंकि हाइट ज्यादा थी। यहां पे आते आते पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, लेकिन दिस एनर्जी रिमेन कंजर्व। यहां पे यहां वाली एनर्जी का सम निकाल लो या यहां वाली एनर्जी का सम निकाल लो या फिर इसकी चेंज एनर्जी निकाल लो, उसका सम निकाल लो, आंसर हमेशा सेम आना है। ये हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारा प्रॉपर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ एनर्जी। वो हमने हाइट एक पत्थर को ऊपर से गिराया था, उसकी मदद से हमने वो सारा अलग अलग पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी फाइंड की थी 3 पॉइंट्स पर, तो उसकी मदद से हमें पता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने टोटल एनर्जी निकाली और फिर अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि अगर किसी जगह पर जितना वर्क है उतनी एनर्जी लगती है, यहां इसको पानी को फ्लो करने में, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हमने अपनी फाइनल इक्वेशन फाइंड कर ली। तो आप लोगों ने इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखने के लिए कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, तभी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में प्रिपेयर होगा। अदरवाइज जितना मर्जी रटा लगाओ, बोलोगे बार बार। क्या पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन। आपने इस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें याद रखनी है? आपने याद रखना है कि प्रेशर चाहिए, स्पीड चाहिए, वेलोसिटी और हाइट चाहिए, इनका रिलेशन चाहिए, इन तीनों को किसी कोई ना कोई एक। अगला पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रह रही है, यहां पर एनर्जी क्या लो, मैकेनिकल एनर्जी है तो वर्क कंजर्व होगा और साथ ही साथ एनर्जी भी कंजर्व होगी और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल दोनों इक्वल भी होंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो आप लोग लाजमी डिस्कस किया करें, क्योंकि एज ए इंसान मुझसे भी कई बार गलती हो सकती है। तो आप लोग लाजमी कमेंट में वो पॉइंट्स रेज किया करें, मैं उनको मजीद सॉल्व किया करूंगा। टेक्स्ट बुक जरूर रीड किया करें बच्चे, खलासे वगैरह रीड करने से बेहतर है आप टेक्स्ट बुक को रीड करो। टेक्स्ट बुक बेस्ट बुक होती है, वहां से आपका ई-कैट, एमडी-कैट वगैरह सारा कुछ बनना होता है। और बाकी इंशाल्लाह जल्द आपको प्रॉपर पेपर में आपने किस तरह इस टॉपिक को लिखना है प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज।